हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 इस एक्ट के सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 को हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो एंड चेक इट आउट। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन 6 टू सेक्शन 12। सेक्शन 6 क्या कहता है? लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ये टर्म पढ़ा दैट इज फेयर रेंट, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि फेयर रेंट के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था। फेयर रेंट के बारे में हमने पढ़ा था इन सेक्शन 4, जहाँ पर बात की गई थी अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि लैंडलॉर्ड कुछ भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता विच इज़ इन एक्सेस टू दैट ऑफ द फेयर रेंट, यानी कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो भी फेयर रेंट डिसाइड किया गया है उस रेंट से ज़्यादा लैंडलॉर्ड वसूल नहीं कर सकता। क्लॉज ए क्या कहता है कि एनी प्रीमियम एटसेट्रा कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड किसी भी तरह से कोई प्रीमियम रिसीव नहीं करेगा, बट देर इज़ एन एक्सेप्शन दैट ही मे रिसीव इन एडवांस एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 month रेंट। अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो 1 महीने का रेंट वो एडवांस में ले सकता है। ओके, तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लैंडलॉर्ड कितने टाइम पीरियड के रेंट को एडवांस में ले सकता है। द आंसर विल बी 1 month। 1 महीने के रेंट को एडवांस में लिया जा सकता है। क्लॉज बी क्या कहती है कि एनी एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन टू द फेयर रेंट और ऑफ रेंट इन एक्सेस टू द फेयर रेंट शैल बी नल एंड वॉइड। यदि लैंडलॉर्ड ने कोई इस तरह का एग्रीमेंट किया टीनेंट के साथ कि सपोज जो फेयर रेंट है वो डिसाइड किया गया 1000 रुपये, बट लैंडलॉर्ड टीनेंट के साथ एग्रीमेंट करता है कि टीनेंट जो है वो 1500 रुपये देगा, तो इस तरह का एग्रीमेंट क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा, बिकॉज दिस इज इन एक्सेस टू दैट ऑफ द फेयर रेंट। नाउ वी कम टू सेक्शन 6A दैट इज डिपॉजिट ऑफ रेंट, यानी रेंट का जमा किया जाना। यहाँ पर मेन इशू ये अराइज होता है कि सपोज टीनेंट लैंडलॉर्ड के पास जाता है, उसे कहता है कि मेरा इतना रेंट जो है वो बनता है एंड मैं ये लेकर के आया हूँ, आप इस रेंट को डिपॉजिट कर लो। बट लैंडलॉर्ड मना कर देता है उस रेंट को लेने से। तो ऐसी सिचुएशन में टीनेंट क्या करेगा? तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है इन सेक्शन 6A कि टीनेंट में अप्लाई टू द कंट्रोलर। टीनेंट के पास रेमेडी है कि टीनेंट जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर को अप्लाई करेगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एनी डिपॉजिट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी पेमेंट मेड बाय द टीनेंट टू हिज लैंडलॉर्ड। सपोज टीनेंट ने क्या किया, अब वो कंट्रोलर के पास गया और कंट्रोलर के पास जा कर के उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो इस तरह से जो पैसे डिपॉजिट किए गए उन्हें भी यही कंसिडर किया जाएगा कि सपोज टीनेंट ने लैंडलॉर्ड को ही वो पैसे दे दिए हैं। ओके, नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3। ऑन रिसीविंग द डिपॉजिट्स द कंट्रोलर शैल गिव नोटिस ऑफ रिसिप्ट टू द लैंडलॉर्ड। कंट्रोलर की क्या ड्यूटी बनती है कि कंट्रोलर नोटिस देगा टू द लैंडलॉर्ड, मीन्स लैंडलॉर्ड को ये बताया जाएगा कि तुमने तो रेंट लेने से मना कर दिया था, बट तुम्हारे बिहाफ पर कंट्रोलर ने रेंट रिसीव कर लिया है एंड उसके बाद वो जो अमाउंट है जो भी कंट्रोलर ने रिसीव किया उस अमाउंट को लैंडलॉर्ड को दे दिया जाएगा।
तो यहाँ पर हमने सेक्शन 6A में 3 बातें पढ़ी। एक बार रिकॉल करते हैं कि पहली बात ये थी, अगर टीनेंट लैंडलॉर्ड के पास जाता है, लैंडलॉर्ड से कहता है कि मेरा इतना रेंट बनता है, आप भी रेंट ले लो। लैंडलॉर्ड अगर मना कर देता है तो टीनेंट क्या करेगा, कंट्रोलर के पास डिपॉजिट कर देगा। इस तरह से अगर टीनेंट कंट्रोलर को पैसे डिपॉजिट करता है तो उसे यही समझा जाएगा कि मानो जैसे कि टीनेंट ने ये पैसे लैंडलॉर्ड को ही दे दिए हों। थर्ड इज़ कि अगर कंट्रोलर इस तरह से रेंट को रिसीव करता है तो कंट्रोलर की ये ड्यूटी है कि वो नोटिस देगा टू द लैंडलॉर्ड एंड उस पैसे को लैंडलॉर्ड को पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 7, रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड। कुछ ऐसा रेंट जो कि पे नहीं किया जाना चाहिए था, उसको कैसे रिकवर किया जाए। कि सपोज़ अगर टीनेंट ने गलती से कुछ पैसे लैंडलॉर्ड को दे दिए जो कि उसके ड्यू नहीं थे, गलती से वो दे दिए गए, तो उस पैसे को टीनेंट कैसे रिकवर करेगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि टीनेंट के पास ये राइट है कि टीनेंट विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट, कितने टाइम पीरियड में, 6 महीने में, लैंडलॉर्ड से वो पैसे वापस कर सकता है। या लैंडलॉर्ड अगर नहीं है तो लैंडलॉर्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी ये ड्यूटी है कि वो वापस कर दें उस पैसे को। तो यहाँ पर सिंपल यही बस आपको याद रखना है कि अगर टीनेंट ने गलती से कुछ पैसे लैंडलॉर्ड को दे दिए तो टीनेंट 6 महीने के अंदर अपने उस पैसे को, उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है फ्रॉम द लैंडलॉर्ड और फ्रॉम हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का वही मतलब होगा जो कि हम पढ़ते हैं इन सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ योर CPC। Next we come to section 8, increase of rent on the account of payment of rate etc. of local authority। यहाँ पर बताया गया है कि लैंडलॉर्ड किस सिचुएशन में रेंट को इंक्रीज कर सकता है। सो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि यदि जो भी सेस या कोई टैक्स अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा पे किया जा रहा है एंड अगर वो टैक्स बढ़ा दिया जाता है, देन लैंडलॉर्ड भी अपने रेंट को बढ़ा सकता है। कि सपोज़ अभी हाउस टैक्स जो है वो लैंडलॉर्ड दे रहा था 100 रुपये, और अब क्या किया गया, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो हाउस टैक्स है वो बढ़ाकर 200 रुपये हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड के पास ये अधिकार है कि वो टीनेंट से कह सकता है कि जो मैं हाउस टैक्स पे कर रहा था वो इतना बढ़ा दिया गया है, तो अब मैं तुम्हारा रेंट भी बढ़ा रहा हूँ। तो दिस विल बी अ वैलिड रीज़न फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग रेंट। ओके, बट द इंक्रीज इन रेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सच टैक्स, सेस और रेट। जो भी टैक्स, सेस या जो भी इस तरह से पे किया जा रहा है बाय द लैंडलॉर्ड, उससे ज़्यादा जो है रेंट को नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज़ वो पहले 100 रुपये दे रहा था, बाद में हाउस टैक्स को बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया, तो रेंट में जो इंक्रीज़ किया जाएगा बाय द लैंडलॉर्ड वो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, फर्दर यहाँ पर एक बात और कही गई है कि सच इंक्रीज इन रेंट शैल बी पेएबल बाय द टीनेंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ रिटन नोटिस ऑफ डिमांड सेंट बाय द लैंडलॉर्ड अंडर रजिस्टर्ड कवर। कि जो भी ये रेंट इंक्रीज़ किया गया, क्या ऐसा होगा कि लैंडलॉर्ड जो है वो जा कर के ओरली टीनेंट को बोल दे कि मेरा हाउस टैक्स जो है वो 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो गया है एंड अब मैं तुम्हारा जो रेंट है उसको भी 1000 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये कर रहा हूँ। क्या ये ओरली कह देना सफिशेंट होगा? द आंसर विल बी नो।
यहाँ पर ये ज़रूरी है कि लैंडलॉर्ड जो है एक रिटन नोटिस ऑफ डिमांड दे टू द टीनेंट, कि एक रिटन नोटिस जो है वो टीनेंट को दिया जाए कि इस तरह से मेरा जो हाउस टैक्स है या जो भी मैं सेस पे कर रहा था, कोई रेट पे कर रहा था, वो बढ़ा दिया गया है, इस वजह से मैं तुम्हारा रेंट भी बढ़ा रहा हूँ और अब तुमको इतना रेंट मुझे पे करना है। तो जैसे ही ये रिटन नोटिस टीनेंट के पास पहुँचेगा, उसके बाद से टीनेंट की ये ड्यूटी हो जाएगी कि वो इंक्रीज़ हुए हुए रेंट को पे करे। Next we come to section 9, that is landlord to provide certain amenities। सेक्शन 9 जो है वो लैंडलॉर्ड के ऊपर कुछ ड्यूटी इम्पोज करता है कि लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी है कि वो कुछ एमिनिटीज़ मीन्स कुछ सर्विसेज टीनेंट को प्रोवाइड करे। किस तरह की एमिनिटीज़? दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, टैप वाटर सप्लाई एट्सेट्रा, कि इस तरह की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो टीनेंट को प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएं। बट अगर लैंडलॉर्ड इस तरह की सर्विसेज नहीं देता, इवन एट द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ टीनेंट, कि टीनेंट जहाँ पर रह रहा है वहाँ पे उसे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आ रही, तो टीनेंट ने क्या किया, रिटन रिक्वेस्ट करी टू द लैंडलॉर्ड कि मुझे ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। बट उस रिटन नोटिस के बाद भी अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है, इफ़ द लैंडलॉर्ड फेल्स टू प्रोवाइड द एमिनिटीज़ विदिन 30 days और विदिन 90 days ऑफ सच रिक्वेस्ट, टीनेंट ने लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट रिसीव हो जाने के बाद भी 30 दिन या 90 दिन तक अगर लैंडलॉर्ड वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाता है, देन टीनेंट के पास क्या राइट है, टीनेंट में अप्लाई टू द कंट्रोलर। टीनेंट क्या करेगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। ओके, एंड टीनेंट में गेट डिडक्शंस अप टू 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ रेंट इफ़ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। यदि टीनेंट के द्वारा कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं किसी भी तरह के, तो ऐसी सिचुएशन में टीनेंट जो है वो 15% तक अमाउंट को डिड्यूस करा सकता है। सपोज़ कि जो टीनेंट है वो क्या करता है, खुद से कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करता है फॉर द पर्पस ऑफ दीज एमिनिटीज़, कि टीनेंट ने क्या किया, लैंडलॉर्ड को रिटन नोटिस भी दिया, रिक्वेस्ट करी लैंडलॉर्ड से कि मुझे ये सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, बट लैंडलॉर्ड ने 30 दिन में या 90 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद टीनेंट क्या करेगा, कंट्रोलर को एप्लीकेशन देगा। बट अगर टीनेंट को लगता है कि उसे मतलब वो एक्सपेंसेस, कुछ थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करने के बाद वो सर्विसेज मिल सकती हैं, एंड टीनेंट क्या करता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ सच एमिनिटीज़, तो अपने उस एक्सपेंसेस का 15%, मार्क दिस 15%, टीनेंट क्या करेगा, 15% डिडक्ट कर लेगा फ्रॉम द रेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैंडलॉर्ड की ड्यूटी ये बनती थी कि लैंडलॉर्ड प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करे टू द टीनेंट। लैंडलॉर्ड वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाया, जिसकी वजह से टीनेंट को खुद से पैसे खर्च करने पड़े टू गेट सच एमिनिटीज़। तो जो खुद से टीनेंट के द्वारा खर्चा किया गया है, उस खर्चे का जो भी वो अमाउंट उसके द्वारा खर्च किया गया, उस अमाउंट का 15% टीनेंट जो है वो डिडक्ट कर देगा फ्रॉम द रेंट विच इज़ पेएबल बाय हिम। ओके, सबसेक्शन 5 फिर एक बात कहता है कि इन केस अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है एज रिगार्ड्स द क्वांटम ऑफ अमाउंट विच इज़ स्पेंट फॉर प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज़, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है कि जो भी एमिनिटीज़ हैं, यानी कि इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं, उसमें कितना पैसा खर्च किया गया बाय द टीनेंट, तो ऐसी सिचुएशन में इस डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा कंट्रोलर। तो आप एक बात याद रखें कि जहाँ जहाँ पर कोई डिस्प्यूट की बात की जा रही है या किसी अथॉरिटी के पास जाने की बात की जा रही है, वहाँ हर जगह कंट्रोलर का नाम आ रहा है कि टीनेंट क्या करेगा, कंट्रोलर को अप्रोच करेगा, कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन देगा। नाउ सबसेक्शन 6 इज लैंडलॉर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू एनहेंस
द रेट ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 8% पर एनम ऑफ द अमाउंट स्पेंट फॉर प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज़। जिस तरह से हमने देखा कि टेनेंट 15% डिडक्ट कर सकता है, उस तरह से सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा कुछ खर्चा किया गया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एमिनिटीज़, तो लैंडलॉर्ड के पास भी ये अधिकार है कि वो 8% पर एनम के हिसाब से रेंट को एनहेंस कर सकता है, रेंट को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 11। सेक्शन 11 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसकी जो टाइटल है जो इसका, वही ये अपने आप में क्लियर कर देता है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद एमिनिटीज़। लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी है कि वो जो भी एमिनिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। मीन्स लैंडलॉर्ड बिना किसी सफिशेंट कॉज के उन एमिनिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। कि ऐसा नहीं कर सकता कि लैंडलॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी को काट दे या फिर वाटर सप्लाई को रोक दे, इस तरह से वो नहीं कर सकता। एक्सेप्ट कोई सफिशेंट कॉज अगर लैंडलॉर्ड के पास है तब वो कर सकता है। अदरवाइज लैंडलॉर्ड जो है इस तरह से टेनेंट को मिल रही सर्विसेज या फैसिलिटीज़ के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। एंड अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है तो टेनेंट क्या करेगा? टेनेंट कंप्लेंट करेगा टू द कंट्रोलर। फिर से यहाँ पर यही बात आती है, दैट इज़ कंट्रोलर। तो अगर अब आपको इतना पढ़ने के बाद तो क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर किसी अथॉरिटी के पास जाने की बात की जा रही है तो उसका आंसर आप क्या मार्क करेंगे? कंट्रोलर। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है कि कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आपने कोई बिल्डिंग ली थी जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी, बट आप क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कंट्रोलर। क्या करना होगा? आपको परमिशन लेनी होगी। किसकी? कंट्रोलर की। वो भी कैसी परमिशन? रिटन परमिशन ज़रूरी है यहाँ पर कि आपको राइटिंग में कंट्रोलर की परमिशन लेनी होगी। कि सपोज़ कोई बिल्डिंग थी जहाँ पर पहले आप सिर्फ रह रहे थे, आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे थे, फिर बाद में आप क्या सोचते हैं कि अब हम यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ रहने लगेंगे और इस घर में हम क्या करते हैं, मतलब जो आपका प्रीवियस था जहाँ पर आप रह रहे थे, रेजिडेंशियल जो था आपकी बिल्डिंग, उसको आप सोचते हैं कि अब हम इसको किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर कोई हैंडलूम लगा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? पहले कंट्रोलर को रिटन एक एप्लीकेशन देनी होगी और रिटन में परमिशन कंट्रोलर की लेनी होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है कि फेलियर बाय द लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स। अगर लैंडलॉर्ड नेसेसरी रिपेयर्स नहीं करता तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी सेम बात है, आप एप्लीकेशन करेंगे किसके पास? कंट्रोलर के पास। ठीक है, बार बार हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे? सीधा कंट्रोलर के पास जाएंगे। कि सपोज़ अगर लैंडलॉर्ड ने रेंट रिसीव नहीं करा तो क्या करेंगे? कंट्रोलर के पास जाएंगे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल में बदलना है, कंट्रोलर के पास जाएंगे। एमिनिटीज़ अगर आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही तो भी आप कंट्रोलर के पास जाएंगे। अगर लैंडलॉर्ड नेसेसरी रिपेयर्स को नहीं कर रहा तो भी आप कंट्रोलर के पास जाएंगे। एंड कंट्रोलर फिर क्या करेगा? कंट्रोलर विल कंडक्ट एन इंक्वायरी and allow the tenant to make necessary repairs and cost to be deducted from the rent which is payable by him। तो अगर लैंडलॉर्ड तो उस रिपेयर को कर नहीं रहा, कि सपोज़ जो भी एकोमोडेशन है जिसको रेंट पर लिया गया है वहाँ पर टेनेंट रह रहा है, लेकिन अब उस जगह की हालत बहुत बेकार हो चुकी है, वहाँ पर कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत है और लैंडलॉर्ड जो है कोई ध्यान दे नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में टेनेंट क्या करेगा? कंट्रोलर को एप्लीकेशन देगा। कंट्रोलर पहले ये इंक्वायरी करेगा कि क्या वाकई में उस जगह को रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर टेनेंट को लगता है कि हाँ रिपेयर करने की ज़रूरत है तो टेनेंट क्या करेगा?
तो कंट्रोलर क्या करेगा, टीनेंट को कह देगा तुम रिपेयर कर लो। टीनेंट रिपेयर करेगा एंड रिपेयर करने में जो भी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द रेंट विच इज़ पेएबल बाय हिम। कि सपोज टीनेंट जो है क्या कर रहा था, 1000 रुपये रेंट पे कर रहा था, ठीक है, 1000 रुपये रेंट पे कर रहा था और जो उसकी कॉस्ट आई इन द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग वो थी 500। तो इस 1000 रुपये में से ये 500 रुपये जो हैं वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो हेयर दिस वीडियो कम्स टू एन एंड एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक बटन को हिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद अस।